नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो भले ही आपको ये दिखाया जा रहा हो हेडलाइंस मैनेजमेंट के ज़रिए या आपको बताने की कोशिश की जा रही हो कि सब कुछ सरकार में सही चल रहा है। तमाम जो सहयोगी दल हैं वो भी उनके साथ इंटैक्ट हैं, ना तो कोई नाराज़ है और ना ही किसी को मनाने की कोई कवायद की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि लगातार नीतीश कुमार नाराज़ चल रहे हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर क्या वो वजूहात रही हैं, क्या वो वजह हैं जिसके बिना पर ये कहा जा रहा है। आपने देखा ही कल किस तरह से आंध्र प्रदेश के सीएम के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली और उसमें तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन उसमें नीतीश कुमार नहीं थे। तब से ही ये बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार नाराज है क्या? नीतीश कुमार को जो मंत्रिमंडल के नाम पर जो झुंझुने पकड़ाए गए, क्या उससे नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं? लेकिन खबर यहीं तक नहीं है, खबर आगे आप समझिए। आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को हो सकता है याद हो कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो डेप्यूटी सीएम है बिहार के विजय सिन्हा, उनकी उनसे जब ये पूछा गया कि नीतीश कुमार तो किंग मेकर की भूमिका में है, तो उन्होंने कहा कि ना तो कोई किंग है और ना ही कोई किंग मेकर है। और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इसके बाद से ही काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आपको ये पता है कि नीतीश कुमार ऐसे ही राजनीतिज्ञ नहीं है। आपको पता है कि वो जब-जब मौन धारण करते हैं, तब-तब ये कहा जाता है कि वो नाराज हैं और कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। ये भी आपको पता है कि नीतीश कुमार को लग रहा था कि उनको रेल मंत्रालय दिया जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा उनके राज्य को दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में जो नीतीश कुमार हैं, उनके दोनों हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू की जो शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें नीतीश कुमार किसी ऐसी वजह से नहीं गए जिसको इससे जोड़कर ना देखा जाए, तो अब तक उनकी सफाई आ जानी चाहिए थी। वो ये कहते कि ये सब कोरी अफवाहें हैं और एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। ये तो कहा गया, ये तो ट्वीट किया गया कि उन्होंने फोन करके चंद्रबाबू नायडू को बधाई दी है, लेकिन इसके अलावा अब तक कोई भी सफाई जेडीयू की तरफ से, कोई भी सफाई नीतीश कुमार की तरफ से नहीं दी गई है। और ये नीतीश कुमार हैं, आपको पता है कि जब-जब नीतीश कुमार इस तरह से खामोश होते हैं या इस तरह का कोई कदम उठाते हैं या इस तरह से वो खबरों में बनते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा जो है वो उनके ज़हन में चल रहा है, बहुत कुछ बिहार की राजनीति में पक रहा है। और जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उनका जो बयान है वो आधार बताया जा रहा है कि जब उन्होंने ये कहा कि ना तो कोई किंग है और ना ही कोई किंग मेकर है, तब से ही नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। और ये अदावत अभी की नहीं है, नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा में अदावत पुरानी है। और ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार एक तरह से वो दो बैसाखियों में से एक हैं, वो दो महत्वपूर्ण चेहरों में से एक हैं जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है, और ऐसे में विजय कुमार सिन्हा अगर इस तरह का बयान देते हैं नीतीश कुमार को लेकर, तो आप समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति ही नहीं, पूरे देश की राजनीति नीतीश कुमार को सेंटर में रखकर गरमाई हुई है। आपको आंध्र प्रदेश और बिहार में फ़र्क भी आपको देखना होगा। आंध्र प्रदेश में जहां अभी नई-नई सरकार बनी है, चंद्रबाबू नायडू वहां के सीएम बने हैं और वो सरकार 5 साल चलने वाली है, जहां किसी तरह की डिपेंडेंसी चंद्रबाबू नायडू की नरेंद्र मोदी पर या भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, अपने राज्य की सरकार चलाने के लिए। यानी कि उनके पास वो नंबर है, वो बहुमत से आए हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो सरकार है बिहार की, वो कैसे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वहां पर चला रहे हैं। और 2025 में बिहार में चुनाव होने जा रहा है और नीतीश कुमार की निगाहें उस पर हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अभी फिलहाल किंग मेकर की भूमिका में जहां केंद्र में नजर आ रहे हैं, तो वहीं 2025 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर उनकी नजर है कि आखिर जब वो विधानसभा के चुनाव में जाएंगे लोगों के पास, तो किस चेहरे से जाएंगे। क्या जो झुंझुने जो उनको जो पकड़ाए गए हैं दो, एक केंद्र मंत्रालय के तौर पर और एक राज्य मंत्रालय के तौर पर, क्या सिर्फ ये कहकर वो लोगों के बीच में जा सकते हैं, जहां दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, जिनके सिर्फ एक सांसद हैं, वो अकेले अपनी पार्टी के सांसद हैं और उनको आपने केंद्रीय मंत्रालय दिया है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि
किस तरह से अभी आप ये देखिए कि जो नीतीश कुमार की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके हाथ पूरी तरीके से अभी खाली ही नजर आ रहे हैं और ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है 234 से अब उसकी संख्या 237 हो गई है। खबर यह है जो मैं आपको बताने जा रही हूं कि साकेत गोखले जो कि टीएमसी के राज्यसभा से सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। अगर मेरी प्रोडक्शन टीम वो ट्वीट लेकर आ सके तो मैं दिखाना चाहूंगी। उन्होंने ट्वीट में ये कहा है साकेत गोखले ने कि अभी 3 से 4 सांसद जो है, यहाँ उन्होंने 3 का जिक्र किया है लेकिन बताया जा रहा है संख्या इससे ज्यादा है। 3 सांसद जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के हैं वो टीएमसी के संपर्क में हैं और जल्द ही बड़ी खबर यहां से आने जा रही है। ये दावा कर रहे हैं साकेत गोखले जो कि एमपी हैं टीएमसी के और ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनका कहना है कि 237 से कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की संख्या 240 और 240 से बीजेपी की संख्या 237 होने जा रही है। तो बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी बड़ा खेल हो सकता है और उसके साथ साथ खेल होने जा रहा है महाराष्ट्र में। आपको पता है कि यूज एंड थ्रो की जो उसकी पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके तहत अजीत पवार से जल्द ही किनारा करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले संघ ने इसके संकेत दिए, लेख लिखकर बाकायदा तौर पर, और अब ये खबरें हैं कि जल्द ही अजीत पवार को एक लायबिलिटी की तरह समझ रही है बीजेपी और उनसे जल्द ही छुटकारा वो पा सकती है। और ऐसे में दूसरी तरफ खबर यह है कि शिंदे ग्रुप के कई सांसद जो हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में भी बड़ा खेल हो सकता है। शरद पवार का यह कहना है कि 4 से 6 महीने का आप मुझे वक्त दीजिए, मुझे यहां पर सरकार बदलनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपनी सरकार बना ली हो और अभी फिलहाल वो बधाई संदेश लेने और देने में मसरूफ हो और हेडलाइंस मैनेजमेंट का पूरा ये खेल किया जा रहा हो, ये दिखाया जा रहा हो कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आप ये देखिए कि कैसे ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। और अगर आप समझिए नीतीश कुमार खामोश हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई सफाई अगर नहीं दी गई है और वो नाराज हैं, तो क्या ये तूफान से पहले की नाराजगी है, क्या ये तूफान से पहले की खामोशी है? इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं जो राजनीति की तमाम बारीकियों को समझते पहचानते हैं। दोनों को मेहमानों को आप स्क्रीन पर ले आइए। मेरे साथ विवेक देशपांडे जी हैं जो कि महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ साथ मेरे साथ नवेंदु जी हैं जो कि बिहार से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि दोनों ही मेहमान मेरे साथ अभी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन तमाम खबरें जो मैं आपको बता रही हूँ वो खबरें बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हैं कि अभी अभी तो सरकार बनी है। जो 2 बैसाखियां हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उनमें से एक बैसाखी न सिर्फ लड़खड़ाने लगी है बल्कि लग रहा है ये बैसाखी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को, इस एनडीए को एक टांग पर ही छोड़ने वाली है। और फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करने जाएगी, क्योंकि इनमें से दोनों ही किंग मेकर में से अगर एक भी पाला बदल लेता है तो आपको पता है कि क्या कुछ हो सकता है। क्या 24 से पहले, यानी कि 24 जून, जब 24 जून को आपको पता है कि सेशन जो है वो पहला सेशन होगा, उसमें शुरू के 3 दिन जो है उसमें तमाम जो नए जो सांसद चुनकर आए हैं वो शपथ लेंगे। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चयन होगा और उसके साथ साथ तो फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट होना है। बहुत महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं अभी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल दिन आने जा रहे हैं। फ्लोर टेस्ट, उसमें उसकी सबसे बड़ी उसकी अग्नि परीक्षा होने जा रही है और क्या उस अग्नि परीक्षा से पहले ही नीतीश कुमार टाटा बाय बाय कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार से हमारे साथ नवेंदु जी जुड़ेंगे अब से कुछ देर में, लेकिन मेरे साथ विवेक देशपांडे जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, इससे पहले मैं महाराष्ट्र की आपसे बात करूं, नीतीश कुमार खामोश हैं,
नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं और जो खबरें उनको लेकर चल रही हैं, अब तक कोई सफाई नहीं पेश की गई है। बताया ये भी जा रहा है विजय कुमार सिन्हा, जो कि डिप्टी सीएम है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है ना तो कोई किंग है और ना ही कोई किंग मेकर है, और ये वजह बताई जा रही है नीतीश कुमार की नाराजगी की। और 2025 में चुनाव भी हैं वहां पर असेंबली के। ऐसे में किस तरह से इस तस्वीर को आप देख रहे हैं फिलहाल की? एक्चुअली बुशरा जी, नीतीश कुमार जो है वो जो उनके लिए भी नाम, जिस नाम से वो फेमस हुए हैं, पलटू राम, वो कभी भी पलट सकते हैं, ऐसा इनका उनका रिपुटेशन बन गया है। लेकिन क्या है, इतने में ऐसा हुआ, पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि वो मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं और मोदी जी के पैर भी उन्होंने छुए हैं। तो जिस हद तक वो गए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमीडिएटली कुछ वो मोदी सरकार के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा करे। ये बराबर है कि उनको जिस तरह की मिनिस्ट्रीज चाहिए थी नहीं मिली है, मतलब फिशरीज और वो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जैसी मिनिस्ट्री उनको दी गई है, जो उनको लगता है कि उनके स्टेचर, जो भी उनका रोल है वो पूरे सरकार के बनाने में, उस रोल से प्रोपोर्शनेट नहीं है। और ये बात सच भी है कि नीतीश कुमार और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, ये दो पार्टियां नहीं होती इनके साथ में तो इनकी सरकार बनना मुश्किल था। तो वो उतना अपना एक बार्गेनिंग पावर तो रखेंगे और उतना बार्गेनिंग तो करेंगे ही। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करने की दृष्टि से नीतीश कुमार अभी बिल्कुल जिस तरह की राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं, उस तरह की राजनीति पर उतर आए हैं। तो ये नाराजगी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिकेगी, और किसी न किसी तरह से थोड़ा सा उनको प्लेकेट करने की कोशिश की जाएगी। और ये खींचातान जो है वो इतनी जल्दी शुरू हो, ये जरा बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, मोदी जी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अगर उनको जो मिनिस्ट्रीज चाहिए थी वो अगर दिए होते, मोदी जी ने उनको अगर ये मिनिस्ट्रीज ऑफर की होती तो शायद इस तरह की बात न होती। लेकिन शायद उस बात से या फिर और क्या बात है, पता नहीं किस बात से वो नाराज है। तो उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी। हमने पिछले दिनों में कुछ जो विजुअल्स देखे हैं, मुझे लगता है मोदी जी थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाके उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, जब तक वो अपनी खुद की मेजोरिटी नहीं बना लेते किसी भी तरह से, जिसकी वो कोशिश करेंगे ही। मतलब बाकी जो पार्टियां हैं उन पार्टियों से लोगों को तोड़कर अपने तरफ ले आएंगे और अपने बलबूते पे बीजेपी की खुद की मेजोरिटी बनाएंगे, ऐसी एक आशंका और ऐसी एक अपेक्षा उनसे की जा रही है। जिस तरह के वो पॉलिटिशियन है वो बिल्कुल करेंगे, और अपने बलबूते पे जिस वक्त वो खड़े हो जाएंगे उसके बाद फिर वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से किनारा भी कर सकते हैं। तो जहां तक कोशिश उनकी रहेगी कि उनके साथ ही रहे, क्योंकि केवल 273 का नंबर प्राप्त करके नहीं होता है। आज जो 293 का उनका नंबर है, 293 तो 294 में कंफ्यूज होता हूँ उसमें, तो वो काफी मतलब मेजोरिटी से कम 20 का आंकड़ा उनका ज्यादा है। तो वो चाहेंगे कि यही आंकड़ा बना दें, ताकि कहीं थोड़ा सा कम इधर कम ज्यादा हो तो वो एडजस्ट हो जाए, वो इम्बैलेंस न रहे। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जो है वो ही इज बैक इन हिज एलिमेंट्स। वो जिस तरह की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं वो कर रहे हैं, और उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है और बीजेपी को उनको अपने साथ रखने में कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है, ये भी देखना बाकी है। लेकिन वो जरूर बीजेपी को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है वो सिर्फ अपने खुद के एजेंडे के लिए ऐसा करेंगे। वो कोई बीजेपी के कम्युनल एजेंडा और बीजेपी का जो बाकी हिंदुत्व का एजेंडा है, उसको लेकर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको उनका जो स्वार्थ है, उनका जो राजनीतिक स्वार्थ है, उसके लिए वो बीजेपी से बार्गेनिंग करेंगे। लेकिन बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो कम्युनल एजेंडा है, और बाकी जो बीजेपी के प्रोग्राम्स है, उनसे उनको कोई लेना देना। मतलब वो चाहे हिंदुत्व चलाए, हिंदू राष्ट्र बनाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमानों को प्रताड़ित करे, उससे मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चंद्रबाबू नायडू को हो सकता है, क्योंकि उनका एक काफी बड़ा तबका जो है उनके वोटर्स का वो मुसलमानों का है। इसलिए उस फ्रंट पर शायद हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू और मोदी के बीच में तनाव बने या बीजेपी के बीच में तनाव बने, क्योंकि मुसलमानों के प्रति बीजेपी का जो रवैया है, उस रवैये को लेके टीडीपी और बीजेपी में थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है।
लेकिन नीतीश कुमार को कोई पड़ी नहीं है कि मुसलमानों के साथ क्या होता है देश भर में। वो अपने स्वार्थ के एजेंडा के लिए बीजेपी से बार्गेनिंग करते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, रूठने मनाने का ये जो सिलसिला है वो तब तक जारी रहेगा जब तक बीजेपी उससे उगता ना जाए या फिर बीजेपी अपनी खुद की मेजोरिटी बना न। लेकिन नीतीश कुमार इस बात से बाज आएंगे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है वो उस तरह का नहीं है। बुशरा जी। जी जी बिल्कुल। और इस बीच नवेंदु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, और देश की तमाम जितनी भी राजनीति उस पर भी उनकी बारीकी से नजर है। नवेंदु जी, स्वागत है आपका। क्या चल रहा है नीतीश कुमार के दिल में, ये तो खैर नीतीश कुमार को ही पता होगा, क्योंकि जब जब वो खामोश होते हैं तो ये कहा जाता है कि क्या ये तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि उनकी राजनीति जिस तरह की रही है उसको समझना मुश्किल है। हमने देखा है कि नीतीश कुमार की जब हम बात करते हैं, एक दिन पहले वो दही चूड़ा खा रहे होते हैं लालू प्रसाद के साथ, और फिर अगले दिन वो कुछ और फैसला ले लेते हैं। अभी वो शपथ ग्रहण समारोह में होते हैं, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरीके से मुरझाया हुआ था, और लग रहा उनको शायद उस वक्त भी लग रहा था कि शायद उनको कुछ बेहतर पोर्टफोलियोज मिले, लेकिन जो पोर्टफोलियोज के नाम पर उनको झुंझुने पकड़ाए गए, और फिर उनका चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण समारोह में ना जाना, उसके साथ साथ विजय कुमार सिन्हा का उनको लेकर बयान देना, क्या आपको लगता है क्या आधार है? फिलहाल नीतीश कुमार नाराज है? नीतीश कुमार को क्या मनाने की कोई कोशिश हो रही है? नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या चल रहा है फिलहाल नवेंदु जी? और यही सब कुछ हालात हैं दरअसल नीतीश कुमार को लेकर के, और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। और नीतीश कुमार की नाराजगी जो है वो दरअसल उनकी वो राजनीतिक गुत्थी है जिस गुत्थी को वो सुलझा रहे हैं, और उस सुलझाने में उनको लग रहा है कि मुफीद नहीं दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी का एटीट्यूड, तो वो फिर उस आधार पर जो है वो परेशान है, और जाहिर तौर पर ये परेशानी जो है उनको उस नाराजगी की तरफ ले जा रही है, या फिर ले जाएगी आगे भी अगर इसका हल नहीं हुआ तो ये मामला दरअसल आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज को लेकर के भी बिल्कुल एकदम डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज अचानक जो है दिल्ली में रहते हुए ही कैसे बदलता है नीतीश कुमार का, तो बॉडी लैंग्वेज में वो चीजें दिखाई देती है। देखिए, एक बात ये है कि नीतीश कुमार को एक गम जो है वो बहुत सालता रहा, और ये गम उनको 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, इस बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एक बड़ी पार्टी हमेशा हुआ करते थे नीतीश कुमार जेडीयू के तौर पर, और फिर उनके कद को जिस तरीके से बीजेपी ने, बिल्कुल साफ तौर पर बात है, ये नीतीश को भी मालूम है, ये वाकया जितने राजनीतिक लोग हैं सब जानते हैं, जितने विश्लेषक हैं सब जानते हैं, तो बीजेपी ने चिराग कार्ड खेल करके और फिर नीतीश को उनका कद को बिल्कुल बौना कर दिया, और वो कद ऐसा बौना हुआ कि 42 सीटों पर आकर के वो सिमट गए नीतीश कुमार। ये धक्का उनका बहुत बड़ा धक्का था, और आप देखेंगे कि एक वैसा राजनीतिज्ञ जो कि हमेशा लीड करता रहा हो, जो हमेशा मुख्यमंत्री पद पर सवार रहा हो, जो हमेशा है जो बाकी दलों को न सिर्फ घुमाता हो नचाता हो बल्कि घूम फिर कर खुद मुख्यमंत्री बन जाता हो, लेकिन उसकी एक बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी हमेशा बनी रहती थी। तो नीतीश कुमार का ये कद छोटा होना वो उनके डिप्रेशन का भी एक कारण बना, वो जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिकल डिप्रेशन। तो उस पॉलिटिकल डिप्रेशन की भी एक वजह है कि नीतीश कुमार के बारे में एक जो आम बात निकल के आती है कभी कभार कि उनकी तबीयत खराब रहती है, तो वो उसकी वजह है। लेकिन आप देखें जब रिजल्ट आया इस बार के 2024 के चुनाव का, और जो सीटों का गणित निकल कर आया परिणामों का, और फिर पता चला कि नरेंद्र मोदी तो बहुमत से बहुत पीछे पिछड़ गए, और एनडीए का ठीक है मिला के बहुमत एक आएगा, तो वैसे में फिर अचानक खिल जाता है नीतीश कुमार का चेहरा। हालांकि नीतीश कुमार इस चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले अपनी 4 सीटों का नुकसान उठाया है उन्होंने,
तो उस लिहाज से कहेंगे कि वो उनके लिए बहुत मुफीद ये चुनाव नहीं रहा। लेकिन 12 सीटें जो उनकी आई, वो 12 सीटें इतनी ताकतवर उनको लगा कि हो गई हैं कि फिर इस आधार पर वो इस अल्पमत सरकार या खंडित जनादेश की जो स्थिति बन गई है नरेंद्र मोदी को लेकर के, तो मोदी के सामने अब वो स्थिति में हो सकते हैं बार्गेन करने की। तो एनडीए में तो थे ही, लेकिन एनडीए में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में वो बिहार में रहे हैं, जब भी एनडीए में रहते हैं। तो इधर उनके कद को बौना करने की कोशिश तो एक सीटों के आधार पर की गई, राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर भी की गई। कभी सम्राट चौधरी बोलते हैं कि पगड़ी बांध रहे हैं, जब सीट से उतारेंगे कुर्सी से तभी पगड़ी खोलेंगे। कभी विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि साहब न कोई यहाँ किंग है और न कोई किंग मेकर है। तो ये सब स्थितियां उनकी लगा कि बदल जाएंगी। तो आप देखेंगे कि जब दिल्ली वो पहुंचे और एनडीए की मीटिंग में जब उनका भाषण हो रहा था, कितने चहकते हुए नीतीश कुमार दिखाई दे रहे थे। अचानक उनके जो मैनरिज्म थे, जो उनके चेहरे पर तारी हमेशा होता दिखता था, जो बीमारी के तौर पर उनके कुछ लिप्सिंग, कुछ उनके तौर तरीके, जो हाथ से फिर चेहरे को छूना, पेट को छूना, वो सब बंद हो गया था। अचानक उन्हें लगा कि एक शक्ति, एक ताकत वो मिल गई और उस आधार पर उनका बॉडी लैंग्वेज भी सुधर गया और पूरे पुलकित नीतीश कुमार जो है, आप कह सकती हैं कि पुलकित नीतीश कुमार दिखाई दे रहे थे। उनको लगा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, तो अब फिर यहाँ पर जो है अब बात बनेगी। और अब तब है कि उनकी बात क्या थी, ये बहुत समझने की जरूरत है। तो नीतीश की मुश्किलें भी समझ में आएंगी, नरेंद्र मोदी की भी मुश्किलें समझ में आएंगी, और बिहार से कैसे कनेक्ट हो रहा है एनडीए की सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात भी समझ में आएगी। तो वो मुश्किल क्या है, देखिए नीतीश कुमार को ये जो गम रहा कि 42 सीटों पर वो सिमट गए, तो उनको अपनी सीटों की तादाद बढ़ानी होगी, उनको अपनी ताकत यानी बढ़ानी होगी। और इस ताकत को बढ़ाने का तो कोई जोड़ तोड़ करके उन्होंने 45 किया। कुछ जैसे कि वो चिराग पासवान का एक विधायक जीत कर आया था पिछली दफा, उसको ले लिया अपने पास। कुछ उपेंद्र कुशवाहा के विधायक तोड़ गए, वो फिर आ गए इनके पास। तो इस तरीके से 45 तो उन्होंने कर लिया, लेकिन इसके आगे की गुंजाइश नहीं है। तो फिर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराया जाए, ये नीतीश के मन में ख्याल आया। और महागठबंधन के साथ जब वो सरकार बनाने आए, तो उसमें बिल्कुल ये स्थिति थी कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ रही थी। ये बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि 42 विधायक थे तो टूटना भी आसान था। तो बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत तोड़ रही थी। तोड़ने वाले कौन थे, कभी सीआरपी सिन्हा, कभी जो है प्रशांत किशोर, कभी बाद में वो उपेंद्र कुशवाहा में भी उसकी कुछ आहट नीतीश कुमार ने जैसा आरोप लगाया वो सुनने में आया। लेकिन जो 2022 के पहले जो तोड़ने की स्थिति बनी, वो बिल्कुल टूटने की स्थिति थी और बीजेपी उनको तोड़ रही थी। तो ये टूटने में फिर वो लालू प्रसाद के पास जाते हैं और लालू प्रसाद से कहते हैं कि सब हमारा पार्टी तोड़ देगा, सामाजिक न्याय की दुहाई, और फिर सोशलिस्ट, वी आर सोशलिस्ट। तो उस आधार पर फिर नीतीश लालू का समर्थन मांगते हैं, लालू उनको समर्थन दे देते हैं, इसलिए कि दोनों का स्कूल एक ही है, वो है सोशल जस्टिस का स्कूल। तो ये एक स्थिति बनी। लेकिन नीतीश को ये भान तो हो ही जाता है कि साहब हमारी ये सीटों की स्थिति जब तक बनी रहेगी तो बीजेपी कल भी तोड़ सकती है, परसों भी तोड़ सकती है। तो अब इस बार उन्होंने जब महागठबंधन से अलग हो रहे थे नीतीश, तो लास्ट कैबिनेट जो उसकी हुई थी, उस कैबिनेट में बजाबते नीतीश कुमार ने एक प्रस्ताव लाया था कि बिहार विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव और एक चुनाव में जाने का सवाल। और उसमें उन्होंने लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव से कहा कि आप और हम दोनों की महागठबंधन अच्छी चल रही है, तो दोनों की सीटें भी बढ़ जाएंगी और फिर जो है ये बीजेपी वाले डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये स्थिति के लिए आरजेडी तैयार नहीं हुआ और फिर बहुत मशक्कत करते रहे नीतीश कुमार, अंततः ये तैयार नहीं हुए जब आरजेडी वाले। तो फिर उन्होंने जो है फाइनली तब एक दामन थामने की कोशिश की और लोकसभा चुनाव आ रहा था। लोकसभा चुनाव में उनको लग रहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन से संसदीय सीटें निकलने में आसान होती हैं और विधानसभा में आरजेडी के साथ मेल मिलाप करने से
असेंबली सीटें आसान होती हैं। तो उन्होंने फिर ये शर्त वहां भी रखी है, बिल्कुल ये साफ बात है, क्लियर समझ लेने की जरूरत है कि वहां आते समय उन्होंने ये शर्त रखी। तो इसमें बीजेपी आला नेतृत्व जो है, लीडरशिप, उसके तरफ से ये एश्योर किया गया कि ठीक है इसको देखेंगे, आप आइए पहले। तो देखेंगे ये नहीं कहा कि नहीं। तो अब तब से ये एक जो है अंदर में एक टसल नीतीश कुमार और बीजेपी की चल रही है, और वो करते कराते फिर लोकसभा चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव में भी उनकी अपेक्षा थी कि विधानसभा चुनाव साथ करा लिए जाएंगे, लेकिन मोदी और जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है वो बता रहा था कि मोदी का नुकसान होने जा रहा है, बीजेपी का नुकसान होने जा रहा है। तो वो बिहार में विधानसभा का भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे बीजेपी। तो खैर लोकसभा चुनाव निकला, और अब जाके जब लोकसभा के रिजल्ट आ गए, फिर जो मामला फंसा है वो ये मामला एक फंसा कि अब बताइए कि क्या करना है। विधानसभा, ये संसदीय चुनाव में कई लोग चुनाव लड़के जीत कर आ गए हैं, तो सीटें खाली हुई है, कुछ विधायकों की सीटें भी खाली हुई हैं, जैसे बीमा भारती की सीट खाली हुई है। तो अब उपचुनाव कराने की बात है। नीतीश की ख्वाहिश थी कि इस उपचुनाव में फिर ये चुनाव करा दिया जाए। अभी मेरा थोड़ा लेवल हाई है, थोड़ा अभी जो है मार्केट वैल्यू भी बनी हुई है, सेंटर में भी बार्गेन करने की पोजीशन में, तो एक अच्छी स्थिति बन जाएगी। लेकिन बीजेपी, नरेंद्र मोदी उसके लिए तैयार नहीं हुए, अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तो यहां एक फिर सेटबैक नीतीश को लग रहा है। दूसरा सेटबैक ये हुआ कि जो उन्होंने ये सोच रखा था कि बहुत तवज्जो मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, एनडीए की चूंकि गवर्नमेंट बन रही है, तो उसमें विभाग को लेकर के, मंत्रियों के विभाग को लेकर, मंत्रियों की संख्या को लेकर के, इन सब मामलों में उन्होंने उम्मीदें जो लगा रखी थी, और उस समय हंस के नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनसे नाम नहीं कह रहे थे, बस हंस दे रहे थे खिलखिला के, तो नीतीश कुमार को लगा कि ये धोखा हो रहा है। और जो मंत्रिमंडल की संख्या निकल कर आई वो 2 ही निकल कर आई। नीतीश का साफ तौर पर मानना है कि 12 सीटें हैं हमारी, आप जो है किसी की 1 सीट है तो उसको भी 1 दे रहे हैं, किसी की 5 सीटें हैं तो उसको भी 1 दे रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने चिराग पासवान की भी वकालत की, और इधर इस बीच में चिराग पासवान और नीतीश का भी एक प्रेम अंदर अंदर उमड़ा है। लेकिन अपनी 12 सीटों में वो 3 मंत्रिमंडल की सीटें मांग रहे थे, जिसमें एक संजय झा है, और संजय झा को विचार थे कि मंत्री बने, लेकिन इसके लिए बीजेपी नेतृत्व तैयार नहीं हुआ, और बीजेपी के शाह और मोदी तैयार नहीं हुए। तो यहाँ एक उनको झटका लगता है। फिर विभाग जो मिलता है, वो सारे विभाग जो है, जो मंत्रिमंडल में कहते हैं कि सी ग्रेड के जो विभाग होते हैं वो दिए गए, कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं। जेडीयू के समर्थक, कार्यकर्ता, ये सब यहाँ उम्मीद लगाए बैठे थे, और सब न्यूज छोटे समाचार पत्रों में छपवा रहे थे कि रेल फिर वापस आ सकता है बिहार में, क्योंकि रेल मंत्रालय नीतीश संभाल चुके हैं, लालू प्रसाद रेल मंत्रालय संभाल चुके, लंबे समय तक बिहार में रेल मंत्रालय रहा है। तो रेल मंत्रालय जैसा भी एक विभाग नहीं दिया गया, बल्कि जो विभाग दिए गए, मछली मत्स्य पालन वगैरह वगैरह, और फिर ललन सिंह को जो विभाग दिया गया उसमें जो ग्रामीण विकास था वो निकाल लिया गया। वो विभाग कभी गिरिराज सिंह के पास हुआ करता था, लेकिन उसका महत्वपूर्ण पहलू ये है, ललन सिंह को दिया भी गया तो वो फिर उनसे वो ग्रामीण विकास निकाल लिया गया। तो एक ये स्थिति जो बनती है, उस स्थिति ने नीतीश को एक नाराज किया है। और फिर जब वो दिल्ली से लौटे तो जाहिर तौर पर उनके समर्थक, कार्यकर्ता, वो सारे लोग परेशान हुए, और इस परेशानी में जो उनका मुंह लटका हुआ था, नीतीश का भी मुंह लटका हुआ था। लेकिन नीतीश बोले तो कैसे बोले, बोले तो किसको बोले। तो एक ये है कि नीतीश की जो अपनी राजनीति होती है, वो राजनीति होती है चुप्पी की। जब उनको लगता है कि चीजें अब निर्णय लेने की स्थिति में आ रही हैं, या चीजें कमांड में नहीं आ रही हैं, तो वो फिर जो है वो चुप लगा जाते हैं। और वही चुप्पी जो है फिलहाल वो नीतीश के इर्द गिर्द छा गई है। इस चुप्पी में वो बाहर खबर निकल के आती है कि तबीयत खराब है,
और फिर वो, लेकिन तबीयत खराब से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उनका राजनीतिक तबीयत खराब होना। और यही वजह है कि वो इतना बड़ा फंक्शन जो हुआ आंध्र में और चंद्रबाबू नायडू के साथ, और चंद्रबाबू नायडू नीतीश अलायंस कहा जाता था इसको, लेकिन नायडू के शपथ समारोह में भी नहीं गए नीतीश कुमार। तो नायडू से तो उनकी बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन नायडू को नीतीश के मुकाबले ज्यादा तवज्जो दे रही है एनडीए गवर्नमेंट या फिर नरेंद्र मोदी, तो इसका उनको मलाल है जरूर। और दूसरी बात यह है कि उनको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, नायडू का समर्थन सिर्फ लेकर चला लेंगे क्या। तो ये एक है कि नीतीश कुमार अपनी पॉलिटिक्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं और वो तब तक खेलते हैं अपनी राजनीति से, या फिर कहें कि तब तक वो अपनी पतंग के धागे उड़ाते रहते हैं आकाश में, जब तक उनको लगता है कि ये खिलता जाएगा और वो पहुंच जाएगा वहां पर जहां पर कि दुश्मन की पतंग उड़ रही है, और फिर वहां पर वो धागा काटते हैं। तो ये एक स्थिति ये है कि नीतीश कुमार अब उस तैयारी में हैं, निश्चित रूप से हैं। अब ये देखना है कि बीजेपी का रुख रवैया क्या होता है, लेकिन नीतीश का ये जो रुख है, ये रुख बतलाता है कि नीतीश ठीक नहीं है, और नीतीश ठीक नहीं है तो एनडीए भी ठीक नहीं है। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल, आपने तो एकदम पूरा का पूरा एकदम खोलकर तमाम जो बिहार की सियासत है उसको पूरी तरीके से उसके धागे ना सिर्फ खोले हैं बल्कि उलझन जो थी उसको सुलझाने का काम भी किया नविंदु जी आपने। और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अभी जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं। विवेक जी, नीतीश कुमार को नाराज करके बीजेपी आखिर हासिल क्या करना चाहती है? क्या उनकी हैसियत उनको दिखाना चाहती है या फिर उनके पास कुछ और ऐसा प्लान मौजूद है? क्योंकि अभी तो सबसे ज्यादा जरूरत उनको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ही है। अगर चंद्रबाबू नायडू के पास 16 हैं तो नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं और नीतीश कुमार के साथ भी वो बिहार में सरकार चला रहे हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू के साथ अगर वो अब आंध्र प्रदेश में सरकार चलाने जाएंगे तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब ये अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, जबकि उनको पता है कि इंडिया गठबंधन के पास भी कोई कम नंबर नहीं है। जितने की जरूरत बीजेपी को है सरकार बनाने के लिए, उतनी ही जरूरत लगभग इंडिया गठबंधन को भी है सरकार बनाने के लिए। और वहीं अगर टीएमसी की तरफ से ये कहा जाए कि भाई हमारे पास 3 सांसद हैं जो हमारे संपर्क में हैं और कभी भी ये जो आंकड़ा 237 का है इंडिया का, वो 40 हो सकता है और बीजेपी का 237 हो सकता है, और ये बाकायदा तौर पर एक एमपी ने ट्वीट करके कहा है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट का ये लगातार कहना कि जो शिंदे ग्रुप के सांसद हैं वो लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में सरकार इंडिया की बन सकती है, यानी कि महाविकास अघाड़ी की बन सकती है। ऐसे पूरी तरीके से तमाम जमीन जो है उनके लिए तैयार हो गई है। तो फिर ऐसे में नीतीश के साथ क्या कोई खेल करने की फिराक है या फिर आपको लग रहा है कि कुछ और है इसके पीछे की बात? उसका जी बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और देखिए, तीनों संदर्भ जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। जो मैं कह रहा था कि बिहार की राजनीति या ये स्टेट की पॉलिटिक्स जो है वो कनेक्ट करती है दिल्ली को, या फिर दिल्ली जो है उस आधार पर फिर फैसला दिल्ली का होगा, चाहे वो नीतीश लें तो। ठीक वही स्थिति महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में चुनाव आगे में लोकसभा चुनाव ने जो मैसेज दिया है वो मैसेज बिल्कुल साफ है कि मराठी जो पूरा मन है और मराठी मानुस या फिर मराठी अस्मिता जो है, शिवसेना के साथ जो घटना घटी, जो शरद पवार के साथ घटना घटी, ये दोनों बड़ी शख्सियत। आपको मैं थोड़ी देर के लिए रोकना चाह रही हूँ। मैं विवेक जी से सवाल ले लूं, फिर मैं आपके पास इसी को लेकर फिर आपके पास में लौट रही हूँ। जी, आपके पास में लौट रही हूँ विवेक जी। जी बुशरा जी, ऐसा है कि एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का गेम चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार आज इतने जल्दी इस स्थिति में है कि वो बीजेपी से पंगा ले। वो सिर्फ पोस्चरिंग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का जहाँ तक सवाल है वो भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है। आप सोचिए, एकनाथ शिंदे जो है
मतलब वो अकेले तो कम से कम खुद एकनाथ शिंदे तो वापस शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जा सकते। हो सकता है कि उनके कुछ साथीदार जो है वो छिटक कर निकल जाए और उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ जाए, ये हो सकता है। और महाराष्ट्र में और बिहार में फर्क ये है कि महाराष्ट्र में अभी 3 महीने के अंदर असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, वो स्थिति बिहार में नहीं है। तो महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत इधर का उधर हो जाए तो वैसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ एकनाथ शिंदे और उनके जो लोग हैं वो जो एक डेंजर जोन में मोदी सरकार को रख सकते हैं, वो स्थिति बिहार में नहीं है। बिहार में क्योंकि इनके साथ में सरकार है, नीतीश कुमार के साथ सरकार, नीतीश कुमार अगर केंद्र में उनके साथ कुछ करते हैं, कुछ गड़बड़ी करते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी जो है बिहार में सरकार से अगर अपना हाथ खींच लेती है तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और वापस वो अभी इतने जल्दी फिर से एक बार तेजस्वी यादव के साथ समझौता करके फिर से उसके साथ एक नई सरकार बनाएंगे, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नीतीश कुमार के पास अभी सिर्फ मन ही मन में गुस्सा होकर रहना और जो भी अपना गुस्सा है और अपनी नाराजगी है वो दिखाना और चुप्पी साध के रहना, इसके अलावा अभी तुरंत नीतीश कुमार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं क्या है। वो इंडिया गठबंधन के का दिया हुआ ऑफर कि जो लगातार केसी त्यागी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर है उनके पास, उनको ये पता है नीतीश कुमार को कि जो इन्हें यहाँ नहीं मिल रहा है वो सब कुछ उन्हें इंडिया गठबंधन में मिल सकता है। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं भी बनना चाहें, माना कि वो सीसीएस में से भी कुछ लेना चाहते हैं विभाग, तो उनको वो भी मिल सकता है। अगर वो बोर्ड का हिस्सा ना बन के वो अपने राज्य के किंग बने रहना चाहते हैं, वो तो उनके पास मौका, क्योंकि बहुत दिन नहीं 25 में तब भी बिहार में चुनाव है, तो तब भी आपको लगता है कि नीतीश कुमार की इसी तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी जिस तरह की आप बात कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन के साथ होकर जाएंगे तो हो सकता है कि उनको उनके मनमाफिक मिनिस्ट्रीज मिलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री पद मिलेगा इस तरह की कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार, जिनका रेपुटेशन, पॉलिटिकल रेपुटेशन बहुत खराब हो चुका है, उनको पूरा इंडिया अलायंस जो है वो एक मुख से उनको प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। मुझे लगता है कि उसकी वजह से इंडिया गठबंधन में खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि उनका रेपुटेशन अच्छा नहीं है। हाँ, उनको जो मिनिस्ट्रीज चाहिए वो मिनिस्ट्रीज उनको मिल सकती है और नीतीश कुमार को भी ये पता है कि उनको वहां पर कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाने जा रहा है। और केसी त्यागी जी ने तो उस तरह का स्टेटमेंट भी दिया था कि कल तक जो लोग हमको प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश कर रहे थे, आज वो हमारे खिलाफ हो गए, इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। तो अभी इमीडिएटली इंडिया गठबंधन के साथ वो जाएंगे, क्योंकि प्री पोल अलायंस के साथ वो इनके साथ में गए थे बीजेपी के साथ, वो तोड़कर तुरंत इंडिया अलायंस में आएंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। उनकी जो बीजेपी के साथ सरकार है बिहार में, वो एक बीजेपी के हाथ में एक वो मोहरा है कि सरकार अगर गिर जाए तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे, वो मुख्यमंत्री बने नहीं रहेंगे। और जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे तो उनके लिए कोई फिर इंडिया अलायंस में उनको कोई एक मंत्री बनाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे वो, तो मुख्यमंत्री बने रहना और इंडिया अलायंस में कोई एक मंत्री पद मिलना, ये दोनों में नीतीश कुमार हमेशा ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना ही चूज करेंगे। तो बीजेपी भी अपनी जो राजनीति है नीतीश कुमार के साथ जितना वो उसको तान सकती है उतना तानेगी। हाँ, जो ब्रेकिंग पॉइंट पे अगर कभी आ जाए तो शायद फिर कुछ बीजेपी सोचेगी, लेकिन बीजेपी को पता है नीतीश कुमार की मजबूरी और नीतीश कुमार को पता है बीजेपी की मजबूरी। तो दोनों एक दूसरे को अभी बहुत जितना हो सके वो कोशिश करेंगे एक दूसरे का पेशेंस टेस्ट करने के लिए। महाराष्ट्र में वैसा नहीं है। महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे वाला गुट है उनको कहीं भी जाने का अभी कोई चांस नहीं, उनको बीजेपी के साथ ही रहना है, क्योंकि उनके साथ ही एमपीज है और जो असेंबली में भी उनका जो बल है वो बीजेपी से ज्यादा नहीं है। वही बिहार में भी वही स्थिति है, महाराष्ट्र में वही स्थिति है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में 3 ही महीने चुनाव के लिए बाकी है, तो 3 महीने के लिए रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन बिहार में वो स्थिति नहीं है। बिहार में इतना बड़ा रिस्क नीतीश कुमार आज नहीं ले सकते, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अब मुझसे ज्यादा हमारे बिहार के जो पत्रकार मित्र हैं वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं इस स्थिति को कि नीतीश कुमार इसको कितना तान सकते हैं, उसको कितना खींच सकते हैं, ये हम मुझसे ज्यादा वो जान सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है दूर से जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत ज्यादा खींचने की स्थिति में नहीं है, वो सिर्फ
जिस तरह से नाराज रह के अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश हमेशा करते रहे, वो उसी तरह की कुछ कोशिश वो अब की बार भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खींच सकते हैं ऐसा मुझे लगता नहीं है। और थोड़े दिनों के बाद वो शायद शांत हो जाएंगे और फिर जब उनको पहला मौका मिलेगा, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में, वो उनको जो करना है वो करेंगे। लेकिन तब तक बीजेपी अपनी स्थिति को सुधरने में लग जाएगी। मोदी जी और शाह मिलकर उनको जो मेजॉरिटी मार्क चाहिए वो तोड़फोड़ की राजनीति फिर से करके अपना 273 का आंकड़ा वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर शायद वो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि नीतीश कुमार की कोई बात मानने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक वो मुझे लगता है उनको कीपिंग इन गुड ह्यूमर जिसको कहते हैं उस तरह से वो नीतीश कुमार के साथ में पेश आएंगे। अभी फिलहाल तो इसमें से कोई दूसरी कोई डेवलपमेंट होते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कम से कम आने वाले 3-4 महीने तक। ओके, फेयर इनफ। तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और बिहार दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में जहां हम ये देख सकते हैं कि अभी फिलहाल 3-4 महीने में वहां इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसीलिए शरद पवार ने कहा कि 4 से 6 महीने मुझे दीजिए, मुझे सरकार बदलनी है। तो जिस तरह के नतीजे आए हैं महाराष्ट्र से लोकसभा इलेक्शन के, उससे शरद पवार भी बहुत एक्साइटेड हैं, उद्धव ठाकरे भी एक्साइटेड हैं। हालांकि उनका नंबर बड़ा हो सकता था और ज्यादा उनके सांसद हो सकते थे, और कांग्रेस तो एक्साइटेड है ही क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर उभरी है। तो आने वाला जो असेंबली इलेक्शन भी है महाराष्ट्र में बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और कहीं ना कहीं वो अभी भी लगता है कि जमीन महाविकास आघाड़ी के लिए बेहतर वहां पर है और चुनाव जीतने की स्थिति में वो पूरे तौर पर लगते हैं। लेकिन लौट रहे हैं फिर से नीतीश कुमार की बात पर। नवेंदु जी, जो मैं सवाल विवेक जी से पूछ रही थी वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ ऐसा क्यों करना चाहेगी? क्या आपको लग रहा है नीतीश अभी बार्गेन कर रही है, नाराजगी रूठने मनाने का सिलसिला इसलिए भी है कि जो आपने हमें दिया है उससे मैं खुश नहीं हूं, मुझे आप ढंग के या तो मंत्रालय दीजिए, कम से कम 3 मेरे कैबिनेट मंत्री बनाइए मेरे पाले से, या कम से कम 2 तो कैबिनेट मंत्री बनाइए, एक राज्य मंत्री बनाइए और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण मंत्रालय दीजिए। आगे आने वाले वक्त में जब चुनाव में वो जाएंगे, जब अपने समर्थकों के बीच वो जाएंगे, तो आखिर वो किस मुंह से जाएंगे? उनके हाथ तो खाली ही समझिए ऐसे वक्त में जब वो किंग मेकर की भूमिका में है। बुशरा जी देखें, बिल्कुल अभी मैं विवेक जी को सुन रहा था तो विवेक जी ने वो सही कहा कि अभी तत्काल कुछ चीजें ऐसी घटित नहीं होने जा रही हैं, लेकिन अब ये तो तय है कि नीतीश जो वो पुलकित मुद्रा में थे, जो खिलखिलाते मुद्रा में थे, वो मुद्रा उनकी मार खा गई है फिलहाल। और ये जो मार खाई है ना, तो देखिए बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहे हैं नीतीश, तो नीतीश भी मोदी को या बीजेपी को बखूबी जानते हैं, अमित शाह को भी समझते हैं, और फिर अमित शाह या नरेंद्र मोदी भी नीतीश को खूब समझते हैं। और एक बात बिल्कुल ये सही है कि नीतीश कुमार ने अपनी क्रेडिबिलिटी उस तौर पर तो खो ही दी है कि इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये किधर जा सकते हैं। तो ये बात दोनों तरफ से होती है, इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों तरफ से ये बात है। और इस मामले में नीतीश पर उस तौर पर भरोसा करना, जैसे मेरा भी ये मानना है कि नीतीश को प्रधानमंत्री बना देगा। केसी त्यागी जो कह रहे थे कि सबूत है मेरे पास, किसने कहा, जब पूछा गया कि किसने ये भेजा तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने सीधे कोई ऊपर के नेतृत्व से तो नहीं आया, कुछ लोग ये कह रहे थे। तो वो कुछ लोग की बात नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो कुछ मामलों में वो दोधारी राजनीति है। देखें, वो दोधारी राजनीति है कि एक पॉलिटिक्स जो नीतीश कुमार की है वो डेवलपमेंट, वो फिर पब्लिक इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स होती है, जो बिहार में जिस आधार पर उन्होंने वो पॉलिटिक्स की और इसलिए ये एक बड़े नेता बने, विकास पुरुष उनको यहाँ कहा गया। और दूसरी धार पॉलिटिक्स की उनकी ये है, दूसरी धारी, वो धारी है कि वो फिर अपने को पूरी तरीके से सेफ साउंड रह के वो पॉलिटिक्स करते हैं, और इसके लिए जो शतरंज सजाते हैं वो दरअसल वही नीतीश की एक दूसरी धारी राजनीति है। और इस मामले में भी वो बड़े पारंगत हैं, और इस तरह से पारंगत हैं कि इस मामले में कई बार होता है कि वो जनता की भावनाओं के विरुद्ध चले जाते हैं। तो ये जो स्थिति बनती है ना, वो किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पॉलिटिकल अलायंस के लिए
वो शूट नहीं करती है। क्या ठिकाना, मान लीजिए प्रधानमंत्री बना दे नीतीश कुमार को कोई, और ये पूरा दल बदल लेके फिर एनडीए में मिल जाए, तो ये तो हो सकता है। और क्या ठिकाना कि मान लीजिए कि अभी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बहुत तरजीह दे दें और फिर कल गए वो एक बड़े स्तर पर वो फिर कुछ बार्गेन करने लगे या इंडिया गठबंधन में चले जाएं, तो ये देखिए दोनों तरफ से स्थिति है। तो इस कारण से लेकिन नीतीश की राजनीति की यही खूबी है और यही राजनीति वो करते हैं। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, मैं ये कह रही हूँ कि क्या जब नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगे कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कवायद बीजेपी की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है, उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तब आपको लगता है कि नीतीश कुमार खुलकर सामने आकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या आपको लगता है वो तब तक का कुछ इंतजार कर रहे हैं, या फिर अभी प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये उनकी, चाहे केसी त्यागी का ये बयान हो या अब उनकी ये नाराजगी हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, अब आ रही है। हाँ, आ रहे जी। ये हम लोग बात करें कि नीतीश कुमार आखिर चाहते क्या है, उनकी चाहत क्या है, तो देखिए इसी से तय होगा कि ये फिर कब क्या करने वाले हैं नीतीश। तो देखिए नीतीश चाहते हैं, उनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार जिस तरीके से बीच में हुआ कि अब ये अस्त होते सूरज हैं, अपने संध्या काल में है। नीतीश कुमार ने 19 के चुनाव में कह दिया था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। फिर वो 2020 के विधानसभा चुनाव में फिर उन्होंने गठबंधन किया और ये 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ लड़े, 22 में फिर गठबंधन आके कर लिया महागठबंधन लालू प्रसाद से। लेकिन इस पूरे गठबंधन में उनका एक ही खेल रहा है कि बिहार की गद्दी सलामत रहे। क्योंकि देखिए नीतीश एक ग्रास रूट लीडर है, एक वो ग्राउंड जीरो की पॉलिटिक्स से निकले हुए नेता है, नीतीश हो या लालू हो या फिर ये, तो उस तरीके से नीतीश अपने बेस को नहीं छोड़ेंगे। उनको मालूम है कि बिहार का बेस जो है यही हमें कुछ भी दिला पाएगा, कुछ भी दिलाता है। दूसरा है कि बिहार में सामाजिक समीकरण और सामाजिक न्याय के हिसाब से एक ऐसा स्टेट है जो कहिए कि इतिहास में भी आगे दर्ज कराता रहता है नाम कि साहब यहाँ के सामाजिक मसीहा कौन हुए। तो नीतीश कुमार का गेम यह है कि सत्ता बिहार की उनके पास कैसे रहे। तो ये सत्ता हमेशा इस मामले में नीतीश कुमार राजनीति में झूठ बोलने का भी काम करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं। नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की कुछ मामलों में बहुत हैबिचुअल मिलते हैं, कुछ बिहेवियर्स भी मिलते हैं, कुछ सोच भी मिलती है, थिंकिंग भी। तो वो है क्या कि नीतीश का ये पूरा गेम जो है 2025 का चुनाव है। क्यों? इसलिए कि अभी वो एनडीए में है। एनडीए मालूम है उनको कि 42 सीटों पर रहते हुए और बीजेपी जब उनके साथ सटी है तो 2025 में बीजेपी का भी दावा है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। उधर तेजस्वी यादव एक अलग अल्टरनेटिव के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर खड़े हैं आरजेडी में। वो लाख हमेशा गठबंधन होता है। आप देखें कि 2022 में गठबंधन हुआ था, उसमें तो ये बात हो गई थी कि आप जो है बना लीजिए और फिर तेजस्वी को कमान सौंप के और आपको केंद्र की राजनीति करनी है, जब इंडिया गठबंधन जैसी चीजें बनाने की बात चल रही थी। ये हम लोग गवाह हैं, लालू के साथ ये बातचीत उनकी हुई थी और फिर इस बातचीत में उन्होंने गठबंधन किया। लेकिन देखिए लालू उस समय गठबंधन करते करते फिर हुआ कि बीजेपी वाला तोड़ सकता है पार्टी को, तो फिर ये दोनों नेताओं की राय बनी थी कि पार्टी को मर्ज कर दिया जाए और संख्या बड़ी हो जाएगी तो वो तोड़ नहीं पाएंगे। तो लालू सिंगापुर जब जा रहे थे तो उस समय वो ये बात हो गई थी कि दोनों पार्टियां मर्ज कर जाएंगी, लेकिन जेडीयू में जो बीजेपी स्लीपर सेल काम करता है उसको ये गंवारा नहीं था, उसको ये गंवारा नहीं था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में देखिए तो तेजस्वी एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं बीजेपी में। अब बीजेपी चाहती है फोर फ्रंट पर खेलना, तो ऐसे में नीतीश की मुश्किल यहां है बस। तो नीतीश यही पर चाह रहे हैं कि पहले
बॉस ऐसा किया जाए कि इस बात की गारंटी कर दो। इस बात की गारंटी अगर नरेंद्र मोदी कर देते हैं कि ठीक है भैया 25 में आप ही मुख्यमंत्री बनोगे, हम फिर आपको बनाएंगे, तो ठीक। या फिर लालू प्रसाद ये गारंटी कर दें कि ठीक है आप आ जाइए इधर इंडिया गठबंधन में 25 में, लेकिन मुख्यमंत्री आप ही को बनाया जाएगा। क्योंकि लालू भी ये समझते हैं कि केंद्र में इंडिया गठबंधन में बहुत भरोसेमंद पद नीतीश कुमार को नहीं मिलने वाला है, उनको चाहिए भी नहीं, उनको बिहार चाहिए। तो ये बिहार के राजनीतिक संघर्ष की ये पूरी जो है जद्दोजहद है, और इसी संघर्ष में फिर छुपा हुआ है जो केंद्र से जाके टकराता है विशेष राज्य का दर्जा। फिर यहां नीतीश चाहते हैं कि बिहार की जनता का हित करें और साथ ही केंद्र की नकेल पकड़ें। फिर यहां जो है चाहते हैं नीतीश कि जातीय जनगणना आप कराइए, ताकि जातीय जनगणना के सवाल भी बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना हो जाएगी तो, और फिर उसको आधार पर वो केंद्र की जो गर्दन पकड़े रखेंगे। तो केंद्र की गर्दन पकड़ के ही करेंगे नीतीश राजनीति, ये तय है। जैसे वो महागठबंधन में भी जब भी रहे, लालू और दोनों वो एक ही स्कूल के हैं, तेजस्वी उनके भतीजा हैं, वो चचा हैं, लेकिन आपने देखा कि कितनी निर्मम राजनीति नीतीश करते हैं। तो वो अपनी राजनीति को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए अब है कि टूट सकता है क्या जेडीयू। तो जो तैयारी चल रही है एनडीए में, वो नीतीश सबसे सॉफ्ट टारगेट है निश्चित रूप से, इसलिए कि 12 सीटें हैं उनके पास, और ये 12 सीटें जो हैं वो तोड़ना आसान होगा। और ये स्थिति जो इतिहास जानते हैं मोदी शाह की, और जो कहा भी जा रहा है, अजीत पवार तक ने कह दिया है कि साहब जो है वो तुरंत 300 सीटें पुराना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर लेंगे मोदी जी। और बाकी यहाँ कतारों में पांतों में बीजेपी के ये बोला जा रहा है कि अरे बहुत बन गया ना भाई, बन गया, अब देखिएगा कैसे 273 कर लेगा। तो ये जो कर लेगा कहां से कर लेगा, तो जाहिर तौर पर वो टूटने की स्थिति में तो पहला निशाना तो निश्चित रूप से जेडीयू है। चिराग पासवान क्योंकि ऑलरेडी हनुमान है मोदी के, तो उन पर बहुत निशाना नहीं है, लेकिन जेडीयू है। तो जेडीयू का लेकिन जब वो टूटने की स्थिति होगी तब फिर नीतीश कोई बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि उनको मालूम है कि जब टूटने की स्थिति होगी तो लालू प्रसाद टूटने नहीं देंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए कि वही सामाजिक न्याय का स्कूल है। और ये मत मैं नहीं भूलता हूं इस बात को, बिहार की सामाजिक राजनीति को समझता हूं, तो उस आधार पर मुझे यह लगता है कि चाहे जितनी भी रगड़ा झगड़ा हो, लेकिन अंतिम तौर पर माला अगर पहनाएंगे नीतीश कुमार किसी को, जाते जाते भी उस वाणसैया पर पड़े हुए भी, तो वो माला जो है वो फिर तेजस्वी को ही गले में डालेंगे, यानी कि सामाजिक न्याय के ही गले में डालेंगे। वो फिर फाइनली ये कलंक लेके नहीं जाना चाहेंगे कि सेकुलर पॉलिटिक्स करते हुए भी नीतीश ने रिलीजियस पॉलिटिक्स का आखिरकार साथ दिया और उसमें तबाह हो गए, बर्बाद हो गए और जनता को भी बर्बाद कर दिया। तो ये थॉट ऑफ जो सोशलिज्म है, इस सोशलिज्म के थॉट पे नीतीश कुमार भी एक मजबूत आदमी है। एक बात आप देखें ना कि वो नीतीश ही हैं जिन्होंने बिहार में बीजेपी कब की आ गई होती सामने, 2014 में जब मोदी का उभार आया, 2019 में आया, 2014 में तो उन्होंने मोदी के खिलाफ लड़ा, 2019 में फिर साथ में आए। तो कभी साथ, कभी दूर, कभी दूर, कभी साथ। लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स में नीतीश की एक क्या रिजल्ट आता है पॉलिटिक्स का, वो रिजल्ट आता है कि हमेशा उन्होंने बीजेपी को भी बिहार की सत्ता से दूर रखा है, यानी सांप्रदायिक ताकतों को भी दूर रखा है, और साथ ही साथ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद जैसी ताकत को भी दूर रखा है। लेकिन सामाजिक न्याय से भी गठबंधन करते रहे, और मोदी के गोदी में जो कहते हैं लोग कि रह बैठ गए वो, तो मोदी के गोदी में भी कथित तौर पर बैठे होने के बावजूद भी उन्होंने सेकुलर पॉलिटिक्स के साथ और कभी भी बिहार में दंगाई राजनीति के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि उसको डिक्टेट करते रहे। तो नीतीश फिर इसी डिक्टेशन में आना चाहते हैं।
वो बड़े भाई की भूमिका में पूरी तौर पर चाहते हैं, बिहार से लेकर के बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार तक में। और यही भूमिका का ये पूरी लड़ाई है। नीतीश कुमार इस लड़ाई को बखूबी लड़ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये तय है कि नीतीश को बहुत कम दिनों में ये पता चल गया कि वो चाहे चरण छूने की कोशिश करें या पुलकित हो नरेंद्र मोदी पर, लेकिन नरेंद्र मोदी भी साधारण खिलाड़ी नहीं है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी को भी बदलना मुश्किल है। तो इसीलिए इनका बैकअप प्रोग्राम भी तैयार है नीतीश कुमार का। वो बैकअप प्रोग्राम ये है कि दोनों तरफ वार्ता इनकी चलती रहती है। लालू प्रसाद से आज भी इनके संवाद बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे भी खुलते हैं, एक अणे मार्ग के और 10 सर्कुलर रोड के, दोनों के जो पीछे में खुलते हैं। तो ये एक स्थिति है कि दोनों तरफ से ये गारंटी करना चाहते हैं कि 25 का मुख्यमंत्री कौन। ये लालू से भी उनका सवाल है, ये नरेंद्र मोदी से भी उनका सवाल है, और इस सवाल पर पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। जब उनको लगेगा कि जो मान गया उसके साथ रहेंगे, जो नहीं मानेगा साथ छोड़ देंगे। जी बुशरा जी जी बिल्कुल, आपने फिर से बिल्कुल एकदम क्लियर एकदम आपने तस्वीर जो है वो पेश कर दी है कि आखिर नीतीश कुमार की सियासत क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने ये कहा था कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन आपको सुनने के बाद मैं कह सकती हूँ कि शायद आप जान पा रहे हैं कि फिलहाल क्या कुछ वहां पर नीतीश कुमार के दिल में क्या चल रहा है और किस तरह की सियासत वो फिलहाल कर रहे हैं, इसको साफ तौर पर समझा और देखा जा सकता है। और यही उनकी पॉलिटिकल पोस्चरिंग है कि वो किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ आते हैं और पहले आगे पीछे बैठे होते हैं, एक ही प्लेन में आते हैं, फिर साथ में बैठते हैं, और वो भी एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स, एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग ही थी नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, जिसको हमने देखा। और इलेक्शन खत्म होते ही कैसे तेजस्वी यादव ने कहा था चचा, तो वो चचा और भतीजे का रिश्ता जो है वो कितना आगे तक बढ़ेगा ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे विवेक जी, कि हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम एनडीए की बात कर रहे हैं, लोगों की निगाहें इंडिया पर भी हैं। लोग ये देखना चाह रहे हैं अभी फिलहाल कि इंडिया क्या करने जा रहा है, इंडिया गठबंधन क्या वाकई में कोशिश करेगा अभी हाल फिलहाल में कि वो सरकार बनाने के लिए उस तरह के कोई हथकंडे अपनाए, या फिर आपको लगता है कि अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अपने आप ही कुछ इस तरह के हालात उसके लिए बन जाए साजगार कि वो सरकार बनाए, या फिर अभी आने वाले 3 राज्यों के चुनाव पर उसकी अभी निगाह है, जो महाराष्ट्र, हरियाणा और उसके साथ साथ झारखंड, कि यहाँ से पहले हम अपने लिए अपनी जीत दर्ज करा दें और फिर उसके बाद नई तरह की सियासत शुरू होगी। क्योंकि अगर वो कोई भी अनैतिक काम या हम कह दें कि इस तरह की कोई कवायद करते हैं तो वो बीजेपी के लिए एक सिंपैथी के तौर पर भी जा सकता है और लोग फिर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बुशरा जी, आप थोड़ा सा हरियाणा का हम उदाहरण लेते हैं। हरियाणा में अगर कांग्रेस चाहे तो इस तरह की कोशिश कर सकती थी। जब जेजेपी ने उनको वो अपना सपोर्ट निकाल लिया था इनका खट्टर जी का, बीजेपी की सरकार का, तो कांग्रेस की कोशिश कर सकती थी और 3 इंडिपेंडेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने वो कोशिश नहीं की, क्योंकि आधा अधूरा कोई काम करके फिर आप बीच रास्ते में फिर से एक बार आपकी भी सरकार गिर जाए और फिर आपकी भी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाए, ये इस तरह का रिस्क कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन नहीं लेना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन किसी भी तरह से ऐसी कोई कोशिश करेगा कि मोदी सरकार गिर जाए और फिर वहाँ पर वो सत्ता पर वो काबिज हो जाए। वो इस तरह की कोई कोशिश, न तो उनके पास वो रिसोर्सेस है, न उनके पास उतनी ताकत भी है, और वो नहीं चाहेंगे। वो यही चाहेंगे कि, और आइडियली यही होना चाहिए कि अगर मोदी सरकार को किसी वजह से गिरना है तो वो अपने खुद की वजह से गिरे, वो अपनी करतूत से गिरे, अपने वजन के नीचे दब जाए। बाहर से कोई कोशिश करके उनको गिराने की फिर गिर जाए, और फिर जो नई सरकार आएगी, मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो वो भी काफी वल्नरेबल रहेगी, क्योंकि उनके पास भी अपनी खुद की मेजोरिटी तो है नहीं। वो भी बाहर के सपोर्ट से ही अपनी सरकार बना सकते हैं। ऐसे में अगर उनके इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से उनकी सरकार 1-2 साल में गिर जाए, तो फिर एक बार फिर से बीजेपी को बल मिलेगा और बीजेपी बहुत बड़ी ताकत के साथ में वापस 2029 में सत्ता पर काबिज हो सकती है, जैसा हमने देखा इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। 77 में जो चुनाव में
जनता पार्टी जीती, वो बाद में टूट कर बिखर कर वो गिर गए। और फिर 1980 में इंदिरा गांधी फिर से बहुत बहुमत के साथ वापस सत्ता पर आई। तो उस तरह का कोई भी काम मुझे नहीं लगता इंडिया गठबंधन करना चाहेगा। वो अभी वेट एंड वॉच करेगा, वो इंतजार करेगा कि ये इनके अपने कुछ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस है, इनके हो सकता है बीजेपी के अंदर ही कुछ उबाल हो रहा हो, एक रिबिलियन की बात चल रही हो, जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक तनाव बना हुआ है। आरएसएस और बीजेपी से ज्यादा मैं कहूंगा आरएसएस और मोदी के बीच में, क्योंकि आरएसएस का बीजेपी से कोई बैर नहीं है, आरएसएस का प्रॉब्लम मोदी जी से है। तो उसके चलते बीजेपी के अंदर भी दो फाड़ है ही, अंदर से वो सतह पर दिख नहीं रहे, लेकिन है तो मतलब एक सेक्शन ऐसा है जो आरएसएस को मानता है, एक सेक्शन ऐसा है जो मानता है कि मोदी जी जो है, मोदी जी की राजनीति को नहीं पसंद करने वाला एक सेक्शन बीजेपी के अंदर भी है। तो कहीं वो क्या रंग लाता है, आरएसएस क्या करता है, उसका इंतजार शायद मुझे लगता है इंडिया गठबंधन करेगा। उनके अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस, उनके इंट्रा पार्टी और इंटर पार्टी जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, वो सारे जो है क्या रंग लाते हैं। अगर वो कुछ होना है तो शायद उस तरह से कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसका इंतजार करना ये ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद फिर अगर कोई चांस बनता है तो उस चांस को लेना और फिर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक अलग बात है। तो खुद होकर उस तरह की कोशिश करके मोदी सरकार को गिराना, न ये तो इंडिया गठबंधन की बस की बात है, न ये उनकी चॉइस की भी बात हो सकती है। बुशरा जी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और तमाम, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि भले ही सरकार बन गई है एनडीए की, बट लेकिन अभी भी पूरा खेल जारी है, द गेम इज स्टिल ऑन। और भले ही मीडिया के जरिए आपको तमाम चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, इतिहास रच दिया, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आपको पता है कि इस बार के और पिछली बार के नरेंद्र मोदी की सरकार बनने में, प्रधानमंत्री बनने में कितना जमीन आसमान का फर्क है। इस बार वो मजबूर नरेंद्र मोदी हैं, इस बार वो मजबूर प्रधानमंत्री हैं, बैसाखियों पे टिकी हुई है उनकी सरकार, 240 का उनके ऊपर पास आंकड़ा है। और उनको ये भी पता है कि जो तो पूरी सियासत उन्होंने की इस इलेक्शन के दौरान और जो 10 सालों में वो करते रहे, उसको लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और जब भी मैं ये बात करती हूँ कि 240 की बात, और लोगों को लगता होगा कि 240 तो उन्होंने पाए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए इसी के साथ साथ कि कैसे विपक्ष के पास कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था और कैसे नरेंद्र मोदी के पास सब कुछ था। इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम एजेंसीज, धन बल, हर चीज थी, और पूरा प्रोपेगेंडा, और उसके साथ साथ प्रोपेगेंडा करने वाला पूरा मीडिया का एक बड़ा धड़ा। और उसके बावजूद भी अगर नरेंद्र मोदी सिर्फ 240 पर निपटते हैं, अयोध्या हार जाते हैं और अपनी सीट भी सिर्फ 1.5 लाख से ही बचा पाते हैं, तो आप समझिए कि इस बार लोगों ने क्या चुना है और किसको चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो भले ही आपको ये दिखाया जा रहा हो हेडलाइंस मैनेजमेंट के जरिए, ये आपको बताने की कोशिश की जा रही हो कि सब कुछ सरकार में सही चल रहा है, तमाम जो सहयोगी दल हैं वो भी उनके साथ इंटैक्ट हैं, ना तो कोई नाराज है और ना ही किसी को मनाने की कोई कवायद की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, मैं आपको बताने जा रही हूं कि आखिर क्या वो वजूहात रही हैं, क्या वो वजह हैं जिसके बिना पर ये कहा जा रहा है। आपने देखा ही कल किस तरह से आंध्र प्रदेश के सीएम के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली और उसमें तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन उसमें नीतीश कुमार नहीं थे। तब से ही ये बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार नाराज है क्या, नीतीश कुमार को जो मंत्रिमंडल के नाम पर जो झुंझुने पकड़ाए गए, क्या उससे नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। लेकिन खबर यहीं तक नहीं है, खबर आगे आप